Hello everyone. Today, in continuation of our third chapter, this will be the third introductory video of admission of partners where we are going to discuss treatment of goodwill. Let's see. In last video, we have already completed the calculation of new ratio and sacrifice ratio. In this video, we will see the treatment of goodwill. Then in upcoming videos, we will see adjustment of all the remaining three things. Okay, तो शुरू करते हैं हम लोग treatment of goodwill से. So what is goodwill? Basically it is a intangible asset. Intangible का meaning होता है which cannot be seen or touch, but it is an asset. Asset इसलिए कहा क्योंकि इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, right? Next, it can be raised or purchased. या तो आप इसको रेज कर सकते हैं या फिर गुडविल को परचेज कर सकते हैं. ऑफ कोर्स जब असेट है तो कोई इसे सेल करेगा तो हम इसे परचेज भी कर सकते हैं, राइट? तो रेज करने का यहाँ पर क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि हम हमारे बिजनेस की कितनी गुडविल है ये कैलकुलेट करते हैं. यस, देयर आर मेथड्स टू कैलकुलेट गुडविल. उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस की गुडविल कितने अमाउंट की है और फिर हम उसको बुक्स में दिखाते हैं. मतलब हम कहीं से लेकर नहीं आ रहे, लेकिन वो असेट जो है वो बिजनेस में आई ऐसा हम दिखाते हैं. सेकेंड थिंग इज गुडविल कैन बी परचेज्ड. का मतलब ये है कि अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, लाइक गूगल ने व्हाट्सएप को परचेज किया था, तो ऑफ कोर्स उसके जितने असेट्स थे उससे ज्यादा ही अमाउंट में उसको परचेज किया, राइट? तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पेड फॉर परचेसिंग दैट बिजनेस, देन दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी कॉल्ड एज गुडविल. ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इट्स वैल्यू कैन बी एस्टिमेटेड. मतलब कि इसकी वैल्यू का अंदाजा लगाया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि हम हमारे मन से कोई भी वैल्यू कोट कर सकते हैं. तो अब गुडविल जो है उसका वैल्यूएशन कौन कौन से मेथड से होता है हम वो देखते हैं. पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, capitalization of super profit method. These are the methods through which we can calculate goodwill, but in our syllabus we are going to learn these two methods to calculate goodwill. बाकी सारी जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है. तो आगे बढ़ते हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट मेथड जो होती है उसमें हमें सिंपली जो लास्ट गिवन ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता है उसका एवरेज निकालना होता है और हमें जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर गुडविल. यू शुड नोट इट डाउन. और एग्जाम में जब आपको गुडविल कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है तो उसको आप अगर इन स्टेप्स के साथ सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. जब भी आपको कैलकुलेशंस पार्ट आते हैं तो उसमें फॉर्मूला लिखना चाहिए. फॉर्मूला लिखने से आपको मार्क्स जो है वो कट नहीं होते हैं. गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज. ये फॉर्मूला देख के आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं ये किस तरह का कैलकुलेशन है. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा. यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज. 3 years परचेज, ये जो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है ना वो है यहाँ पर. फॉर 4 years एवरेज प्रॉफिट. Profit of the last 4 years ended on 31st March of the firm were 2016 12,000, 2017 18,000, 2018 16,000, 2019 14,000. So we have to calculate the amount of goodwill. अभी देखिए कितने years का हम लोग को प्रॉफिट दिया है, 1 2 3 4. अभी एवरेज कैलकुलेट करना तो हम सभी को आता है, वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, राइट? तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर ले. 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 15,000. अब ये जो 15,000 है दिस इज एवरेज प्रॉफिट. वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल. तो एवरेज प्रॉफिट्स में अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मल्टीप्लाई करेंगे
देखिए गुडविल इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई बाई 3, सो टोटल गुडविल विल बी 41,000 रुपीज। राइट, इजी मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वी आर हैविंग प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ पास्ट 4 years। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दी हुई है और हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो हम सबसे पहले तो जो हम लोगों को प्रॉफिट या लॉस दिए 4 years के, उनका हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं। चलिए यहाँ पर है हमारे पास टोटल प्रॉफिट 1,20,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 बिकॉज हियर इज अ लॉस ऑफ 20,000 प्लस 60,000. So total profit will be 2,40,000. Now we have to divide total profit with number of years. तो यहाँ पर number of years कितने लेंगे? कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं, लॉस होता है तो नंबर ऑफ ईयर 3 ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 4 ही लेना है। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 60,000। अब सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया है। तो जब कोई नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज नहीं दिया है तो हम कंसीडर करते हैं कि 1 year इज द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुडविल इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1। सो हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी, जितना एवरेज प्रॉफिट आया है उतनी हमारी गुडविल हो जाएगी। ओके, सो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया है। इफ वी आर नॉट गिवन द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज देन वी विल कंसीडर इट एज 1। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। और सुपर प्रॉफिट मेथड और एक मेथड है जो कि हम लोगों को क्वेश्चंस में तो नहीं पूछी गई है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, लेकिन ये हमारी बुक में मेथड स्पेसिफाई की गई है। सो वी शुड प्रैक्टिस इस, क्योंकि ये कैलकुलेशन में 5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए ये जरूर आ सकती है। सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सेकेंड स्टेप में हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। देन थर्ड स्टेप में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सो वी आर गिवन प्रॉफिट ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 1, 2, 3, 4, 5. We are given profit of 5 years, including loss in year 2017. Okay. Then we are given capital employed rupees 3,50,000 and normal rate of return is 12%. तो हमको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में कैसे समझ में आएगा कौन सी मेथड यूज करनी है, क्वेश्चन में हमेशा स्पेसिफाई किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, विच वन। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। सुपर प्रॉफिट मेथड हमको कैलकुलेट करना है, तो पहला स्टेप हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए 5 years का हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारा होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए कैलकुलेट करेंगे। 80,000 प्लस 95,000 प्लस 1,10,000 माइनस 40,000 प्लस 85,000 डिवाइडेड बाय 5। इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आपका जो एवरेज प्रॉफिट है दैट विल बी 66,000। राइट, आप लोग वीडियो पॉज करके कैलकुलेशंस खुद से करें एंड देन रीचेक करें। सेकेंड आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अभी यहाँ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि भाई एक इंडस्ट्री है तो उस इंडस्ट्री में नॉर्मली कोई कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नॉर्मली 12% का प्रॉफिट अर्न किया जाता है। अब 12% किसका, 12% ऑफ द
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी है उस पर 12% कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस इंडस्ट्री में नॉर्मली कितना प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये, डिवाइडेड बाय 100। इसको एनआरआर भी बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हमारी बुक में एनआर लिखा था तो यहाँ पर एनआर लिखा है। नेक्स्ट आ जाएंगे 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100। ये कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 42,000। अभी देखिए गुडविल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि गुडविल इज द अमाउंट अर्न्ड ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना, वो इस सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए पढ़ी थी। यहाँ पे देखो, now we will calculate super profit and the formula super profit is average profit minus normal profit। तो भाई एवरेज हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है 66,000 पर ईयर का, लेकिन इंडस्ट्री में जनरली एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, जनरली नॉर्मली प्रॉफिट होता है 42,000 रुपीज का। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम कितना अर्न कर रहे हैं, 24,000 रुपीज हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं, राइट। सो ये जो 24,000 हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं ये अमाउंट हो जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। अब हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आ जाएगा। तो देखिए हम 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 कहाँ से आया, तो हमको क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट में यहाँ पर दे रखा है 2 years, तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे। 48,000 विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। आई होप दोनों ही मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अभी आगे हम चलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ, दैट मीन्स हाउ वी विल राइट दिस गुडविल इन आवर बिजनेस। तो देखिए पार्टनरशिप में क्या होता है, जब भी कोई नया पार्टनर एंटर करता है तो ही हैव टू bring the amount for goodwill, right? A and B, these are partners. They are running business from 10 years. Now, after 10 years, they are having a status. उन लोगों का अपना एक नाम है, मान लीजिए मोहन हलवाई के नाम से इन लोगों की शॉप चलती है, दोनों मिलकर के पार्टनरशिप में शॉप चलाते हैं। अभी मोहन हलवाई के नाम से जो शॉप चलती है वो बहुत फेमस हो गई है एरिया में, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इसमें तीसरा पार्टनर ज्वाइन होना चाहता है सी, तो ये लोग क्या कहेंगे कि हम 10 साल से मेहनत करके इस बिजनेस को बना रहे हैं और आप आओगे और अचानक से प्रॉफिट एंजॉय करने लगोगे। तो सी बोलेगा तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आपको हमारे बिजनेस में ज्वाइन होना है तो आपको हमारी गुडविल परचेज करनी पड़ेगी, राइट। हमने अभी पढ़ा था ना कि गुडविल कैन बी सोल्ड और परचेस्ड। तो सी जो है वो गुडविल परचेज करेगा, किसकी, ए और बी की, राइट। तो अब गुडविल हमारी असेट है और असेट को अगर सी परचेज करता है तो सी क्या करेगा, उसके बदले में हमको पे करेगा, राइट। तो जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में ऐड होता है तो वो दो चीजें लेकर के आता है, एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आएगा और दूसरा लेकर आता है अमाउंट ऑफ गुडविल, राइट। अगर वो पार्टनर अमाउंट कैपिटल में लेकर आता है तो उसके लिए तो सिंपल जर्नल एंट्री आप सभी जानते हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। लेकिन जब वो गुडविल लेकर आता है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड स्पेसिफाइड है। तो हम अब डिस्कस करते हैं कि जब बिजनेस में गुडविल आती है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहला केस होगा व्हेन पार्टनर मींस न्यू पार्टनर, ठीक है, जो नया पार्टनर आ रहा है, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपना शेयर कैश में लेकर आ रहा है तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट
डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि इस गुडविल को क्रेडिट क्यों किया है जबकि ये हमारी एसेट है। तो भाई आपकी कोई भी एसेट जब आप किसी को सेल कर रहे हो तो आप उसे क्रेडिट ही करते हैं, तो ये कॉमन सेंस है। जो अमाउंट कैश या बैंक में लेकर आ रहा है उसके बदले में उसे गुडविल मिल रही है, किसे? न्यू पार्टनर को, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर गुडविल को क्रेडिट कर रहे हैं। अब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम जो गुडविल है उसको बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल इट इज परचेज्ड गुडविल। ठीक है, तो ये परचेज्ड गुडविल है क्या? ये परचेज्ड गुडविल है क्या? नहीं, ये तो पार्टनर्स के बीच में ही ट्रांजेक्शन चल रहा है। तो पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन चलता है उस गुडविल को जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे और उसकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, अभी अकॉर्डिंग टू अवर एग्जांपल ए एंड बी वर ओल्ड पार्टनर्स, सी इज न्यू पार्टनर, तो सी जो है वो कैश लेकर के आएगा। मान लीजिए गुडविल है हमारी 20,000 की और ए और बी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशो। आई होप यहाँ तक सब लोगों को सब बातें अच्छे से समझ में आई हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। टॉपिक थोड़ा सा नया है लेकिन जो हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जब हम वो फॉलो करते हुए कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं तो कभी भी गलत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर आई होप समझ गए आप। गुडविल से गुडविल कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि गुडविल जब न्यू पार्टनर कैश लेकर आता है तो गुडविल को हमने क्रेडिट किया और फिर ओल्ड पार्टनर्स में उस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। तो फाइनली हमारा कैश एंड बैंक डेबिट रह जाता है और ओल्ड पार्टनर्स को वो लाया हुआ पैसा मिल जाता है। अभी देखेंगे सेकंड केस है कि व्हेन पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ओल्ड पार्टनर विड्रॉ इट। अब विड्रॉ करने का क्या मतलब है? विड्रॉ करने का मतलब है दे आर टेकिंग द कैश एट होम, वो घर ले जा रहे हैं, जो अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आया ना उसको वो घर ले जा रहे हैं। तो इन दैट केस क्या होगा? तो भाई न्यू पार्टनर जब कैश लेकर आ रहा है तो पहली एंट्री तो सेम होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट being goodwill brought in by new partner। सेकेंड एंट्री भी सेम होगी, सेकेंड एंट्री भी सेम होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइस रेशो। इन दोनों एंट्री में कोई चेंज नहीं आया, जो केस 1 में थी वही केस 2 में एंट्री है। एक नई एंट्री और हो जाएगी, पार्टनर्स कैश विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, राइट। तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर वो कैश या फिर बैंक दोनों में से किस जैसे भी पैसा आया है वो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अभी ये दोनों क्यों लिख रहे हैं हम, कैश ऑब्लिक बैंक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी स्पेसिफाई नहीं किया होता है कि ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे हैं या फिर बैंक के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो हम वहां पर कैश और बैंक दोनों यूज करेंगे। क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि बैंक का ट्रांजैक्शन है, बैंक से पैसे लाया है, बैंक में वापस डाला है, तो हम लोग बैंक वर्ड यूज करेंगे। कैश के बारे में लिखा होगा तो हम कैश यूज करेंगे। ठीक, तो सेकेंड केस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। न्यू पार्टनर जो कैश ला रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल जो लेकर आ रहा है, और ओल्ड पार्टनर्स जो है उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो गुडविल का पैसा मिला तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था, दैट मीन्स इंक्रीज इन द कैपिटल अकाउंट, राइट। कैपिटल क्रेडिट होता है तो इंक्रीज होता है, और जब वो विड्रॉ कर लेंगे पैसा तो वापस से उनका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। इट इज लाइक ड्रॉइंग्स, हमने यहाँ पर ड्रॉइंग्स वर्ड यूज नहीं किया है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। ठीक, अब केस नंबर 3 कहता है व्हेन न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर जो है ना वो कैश में गुडविल लेकर ही नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, वो बोला मेरे पास नहीं है इतना कैश। तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने कहा टेंशन नहीं लेने का, हम क्या करेंगे, हम गुडविल को पहले रेज करेंगे,
हम गुडविल को क्या करेंगे, रेज करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा है तो हम उसको राइट ऑफ करेंगे, नहीं कहा है तो नहीं करेंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, आराम से समझो, एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अभी देखिए, जब गुडविल रेज करते हैं तो अब रेज करने का मतलब है कि हम इसको अपने बिजनेस में असेट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल ऑफ द फर्म रेज्ड इन ओल्ड रेशो बाय ओल्ड पार्टनर्स। आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि गुडविल जो है वो रेज कौन करता है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स रेज करते हैं। ठीक है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स ने बताया कि भाई हमारे पास एक 20,000 रुपीज की असेट है। ठीक है, और उसके बाद सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस गुडविल को अब राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने का मतलब होता है बिजनेस में से वापस हटा दिया। ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या गेम चल रहा है मैडम, पहले उसको रेज करते फिर राइट ऑफ करते, क्या फर्क पड़ा? फर्क है बेटा। जब गुडविल रेज की थी तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में रेज की थी, और जब इसे राइट ऑफ किया है तो ऑल पार्टनर्स में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। मतलब 20,000 जो है वो रेज किया था तो ए और बी दो ही पार्टनर्स में रेज किया, और जब राइट ऑफ कर रहे हैं तो ए बी और सी तीनों में रेज कर रहे हैं। जब तीनों में राइट ऑफ कर रहे हैं, जब रेज की थी तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में रेज की थी, जब राइट ऑफ कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में राइट ऑफ कर रहे हैं। रेशो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो। आई होप ये भी क्लियर है पॉइंट। और आगे चलते हैं, इसके बाद ये आप लोग आपकी नोटबुक में प्रॉपरली रिकॉर्ड करें और इन एंट्रीज को दोबारा से समझने की कोशिश करें, और कुछ नहीं समझ में आया है तो जरूर डाउट पूछें। When new partner bring his share of goodwill in cash and pay it privately to old partners। अब प्राइवेटली का क्या मतलब है? प्राइवेटली का मतलब है कि ये लोग इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहे, इन लोगों ने आपस में अलग से ही एक ट्रांजेक्शन कर लिया जिसको कि बिजनेस में नहीं दिखाया है। तो जो ट्रांजेक्शन बिजनेस का नहीं है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो सबसे आसान केस है जहां पर हमें की कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को सब क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। इसका एक वीडियो मैं और बनाने वाली हूँ जिसमें कि हम एग्जाम्पल से इन सभी चीजों को समझेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से गुडविल को हम अलग अलग केस में अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछते रहें, नोट्स प्रिपेयर करें बिल्कुल। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि डिटेल में जब वो पॉइंट समझेंगे तो उन्हें और अच्छे से बातें समझ में आएगी। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच।